हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सिस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। 22 जनवरी को नोटिफिकेशन आ गया था और लास्ट डेट है, आप 12 फरवरी मान के चलो कि आप अंतिम रूप से फीस सबमिट करके फॉर्म भर सकते हैं। कुछ बेसिक सारी चीज़ें थी जिसको हमने क्लासेस में डिस्कशन किया था कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ओटीआर क्या होता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर नंबर नहीं है या ईमेल आईडी नहीं है, हो गया है या किसी तरह से मिस हो गया है और अटेम्प्ट आपके अकाउंट नहीं हो रहे हैं, और इससे रिलेटेड जो ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी एनसीएल है, एससी एसटी सर्टिफिकेट है, इनका क्या यूज है, कैसे इनको बनवाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर हमने कल बात करी थी। आज यूपीएससी प्रीलिम्स से रिलेटेड जो स्ट्रेटजी है, जो सिलेबस है और किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, कितना पढ़ना है आपको इन 4 महीनों में, उन सब मुद्दों पर हम डिस्कशन करेंगे। हालांकि इसके पहले भी हमने कई सारी चीज़ें बताई हैं, लेकिन चूंकि कल फॉर्म आया है तो बताना आवश्यक हो जाता है। तो प्रीलिम्स की जो आप यूपीएससी को जानते हो, यूपीएससी 3 स्टेजेस में काम करता है। प्रीलिम्स, पहले प्रीलिम्स का फॉर्म आएगा, प्रीलिम्स होगा। अगर मान लिया इस बार 979 शायद वैकेंसी हैं, तो ये मान के चलो 12 से 13 हज़ार लोग मेंस लिखेंगे, अर्थात जितने भी फॉर्म डालेंगे उसमें 12-13 हज़ार लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे। तो पहले प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स जब कंप्लीट हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो जो लोग एग्ज़ाम क्लियर करेंगे वो क्या करेंगे, डीएफ भरेंगे, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट। अब फर्स्ट फॉर्म जब भरा जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको मेंस से जो भी ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होगी उसके बारे में मांगा जाएगा, तो डैप भर दोगे मेंस के लिए। जब मेंस क्लियर कर ले जाओगे, मान लिया 12-13 हज़ार लोगों ने मेंस दिया, तो इसमें 2-2.5 हज़ार के आसपास, 2.5 से 3 हज़ार लोग क्या करेंगे, मेंस क्लियर करेंगे, इंटरव्यू के लिए जाएंगे और अंतिम चयन इतने लोगों का होना है। ठीक है, तो उसके बाद एक आता है डैफ सेकेंड, जिसमें बाकी सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है। तो इस तरह से 3 स्टेजेस में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। मेंस और इंटरव्यू के जो नंबर होते हैं वो फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं, उसी के आधार पर मेरिट होती है। ठीक है, तो अभी हम आज बात करेंगे प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस फर्स्ट पेपर 100 क्वेश्चन 200 नंबर के 120 मिनट में, ओके, फर्स्ट मीटिंग में। सेकेंड मीटिंग में जीएस सेकेंड पेपर होता है 80 क्वेश्चन 200 नंबर। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, 33% नंबर लाना अनिवार्य है, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है, इसमें 3 सेगमेंट होते हैं, मैथ है, रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। तो अब हम इनका विस्तृत विवेचन करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये यूपीएससी का नोटिस है। क्या है, नोटिस। नोटिस में जब पेज नंबर 30 पे जाएंगे तो आपको प्रीलिम्स का सिलेबस मिलेगा। ठीक है, इसका सिलेबस मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि यही आवश्यक है ना। अब देखो, करंट इवेंट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन पार्ट ए होता है। अब पार्ट ए में देखो, जीएस फर्स्ट पेपर होता है 200 मार्क्स का, 2 आवर्स ड्यूरेशन होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना। इतना तो सब लोग जानते ही होंगे, आई होप। अब देखो क्या करना है, हमें समझना है कि अपने सिलेबस के बारे में, हमारा सिलेबस क्या है, मोटा मोटा बात करेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के बारे में, करंट अफेयर्स के बारे में, जैसे आईएमएफ के बारे में हो गया, पेरिस करार के बारे में हो गया, एनवायरनमेंट है ना। हमास और रशिया आपस में हमास और इजराइल आपस में उलझे हुए हैं, रशिया यूक्रेन आपस में उलझे हुए हैं, कोई ज्योग्राफिक कंडीशन, अमेरिका में आग लग गई या कहीं भी कुछ भी हो गया, इस तरह की जो घटनाएं हैं जो इन्वायरमेंट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, पॉलिटिकल लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, ज्योग्राफिक कंडीशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती हैं, इस तरह के मुद्दे काफ़ी पूछे जाते हैं। और देखो, करंट इवेंट जो होता है ना, वो या तो इकोनॉमी से बनेगा, ठीक है, हिस्टोरिकल करंट अफेयर्स बहुत कम होता है कि हिस्ट्री का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया, बहुत रेयर में मिलेगा। ज्योग्राफी का पूछा जा सकता है, मान लिया अभी जैसे इजराइल और हमास से युद्धरत हैं, तो सीमाओं के बारे में पूछ सकता है, अगर आसपास कोई नदी बहती है, किस सागर के मध्य में स्थित हैं, उनके चारों ओर कौन से देश स्थित हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है। रशिया यूक्रेन के बारे में पूछ लेगा, या फिर हमारे खाड़ी देशों के बारे में पूछ लेगा,
यूरोप के कॉन्टिनेंट के बारे में, अमेरिका कॉन्टिनेंट बारे में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है जो करंट महत्व का हो सकता है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स हो सकता है, पॉलिटी से लिहाज से, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति इलेक्शन हुआ तो हो सकता है उससे रिलेट करके, क्वेश्चन को रिलेट करके भारत के राष्ट्रपति के संबंध में पूछ लिया जाए। तो एक तो ये करंट अफेयर्स बन गया। बहुत सारी संधियाँ होती हैं, करार होते हैं, है ना, समझौते होते हैं, ट्रिटी वगैरह होती हैं, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइंस एंड टेक में जो रिसेंट डेवलपमेंट होती है, कोई बीमारी है, कुछ भी है, बायोटेक्नोलॉजी है, नैनो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डिफेंस टेक्नोलॉजी है, रोबोटिक्स, ठीक है, तो इनसे रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के 8-10 पॉइंट हैं जहां पर करंट अफेयर पूछने की संभावना होती है। लेकिन एक चीज मैं बता देता हूँ, स्टैटिक पोर्शन जो तुम्हारा है उससे लगभग 70% क्वेश्चन कवर होते हैं। 30% ही कभी कभार, या 30 से कम ही रहता है, 30 से एबव नहीं जाएगा, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। ओके, 70% स्टैटिक पोर्शन है, तो कुल मिलाकर के हमें स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं, अगर वो 3 सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लिए तो ये 100% मान के चलो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। तो करंट इवेंट्स हो गया। सेकेंड नंबर पे देखो, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब देखो बहुत छोटा सा बताया है कि भारत का इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। लेकिन जब हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है तो हमें समझ नहीं आता क्या करूं भाई। भाई हिस्ट्री में क्या है, प्राचीन भारत है, ठीक है, प्राचीन भारत, मध्यकाल है, मध्य काल है, आधुनिक काल है, आधुनिक काल ये हो गया, स्वतंत्रता के बाद का भारत हो गया, उसके बाद विश्व इतिहास है, और इतना ही खत्म नहीं होता, आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर है। तो ये मिला करके कुल मिला के इतिहास के सेगमेंट हो गए। अगर हम पिछले सालों से क्वेश्चन पेपर देखें तो 2023 में देखो कि आप क्वेश्चन पूछा गया, एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल के रूप में अभिहित किया गया। ठीक है, तो वो कौन सा, भाई 33 के एक्ट के माध्यम से ऐसा किया गया था। तो इसके बारे में व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। भाई 1813 में क्या हुआ, व्यापारिक अधिकार समाप्त हुए थे, लेकिन चीन के व्यापार पर और चाय के व्यापार पर, चाहे भारत हो या चीन से, इन दोनों व्यापारों पर कंपनी का एकाधिकार था। 1833 में क्या हुआ, सारे व्यापारिक अधिकार कंपनी से छीन लिए गए, है ना, और बाकी चीजों को चीजें कर दी गई। इस अधिनियम द्वारा भारतीय प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया, सेंट्रलाइज किया गया। बंगाल का गवर्नर भारत का गवर्नर पद नाम से जाना जाने लगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर बना। इसी ने 1829 में सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। अब देखो यहां से क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में कम क्वेश्चन पूछे गए, आई नो, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे अगर देखें तो बेशनगर भाजा और सित्तन वाशल, अब इनके बारे में, ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का। तो ये इस तरह की चीजें आपको याद रखना है। शैव गुफा मंदिर, बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्राचीन उसमें। बेशनगर, ठीक है, जैन मंदिर है। अभी इसको हम बाद में डिस्कस कर देंगे। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया गया है। 1905 में इसी दिन स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया। कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा इसकी व्याख्या भी सही कर रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन राष्ट्रीय आंदोलन का क्वेश्चन है। हाँ? मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया संविधान दिवस के बारे में। अब चाहे इसको संविधान में काउंट कर लो या फिर स्वतंत्रता आंदोलन का लास्ट मूवमेंट या स्वतंत्र भारत का इतिहास, ठीक है, स्वतंत्रता के बाद का भारत के उसमें इंक्लूड कर सकते हो। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्राचीन भारत से पूछा गया अशोक के अभिलेखों के बारे में, धौली, एरागुड़ी, जौगढ़, कलसी, है ना, कौन से युग में सुमेलित हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे नहीं हो पा रहे हैं, संगम साहित्य के बारे में पूछा गया, संगम कविताओं के बारे में, है ना, और ये क्वेश्चन है दक्षिण भारत में संगम साहित्य हो गया। एक क्वेश्चन ये है योग वशिष्ठ का निजामुद्दीनी पानीपत द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया, किसके शासनकाल में ऐसा हुआ। आधुनिक भारत का क्वेश्चन है और मुगल वंश से संबंधित है। उसके बाद हाल ही में हैदराबाद के प्रधानमंत्री रामानुजम के बारे में बड़ा प्रसिद्ध है।
ठीक है। 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में जब धार्मिक आंदोलन भारत में होते हैं तो उस समय रामानुजन का नाम आता है। उसके बाद नानुक, जयशक्ति, नागभट्ट, भूज, ये देखो, ये जब त्रिपक्षीय संघर्ष भारत में चल रहा था, पाल, गुर्जर, प्रतिहार और पाल वंश के मध्य, तो उस टाइम का है, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। आप देखो, करंट से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्ट एंड कल्चर से। बस ये फर्क सिर्फ इतना है, करीब 3 से 4 क्वेश्चन प्राचीन भारत से, 2 से 3 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से, 5 से 6 क्वेश्चन आपके आते हैं मध्यकालीन भारत से, कभी कभार कम भी हो जाते हैं, और आधुनिक भारत से 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। तो कुल मिलाकर 20-22 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आधुनिक भारतीय इतिहास में देखो क्या करना है आपको, टाइम कम है तो पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाना, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से पिछले 4 सालों में क्वेश्चन पूछा गया उन टॉपिक को नोट कर लेना, उन टॉपिक पे विशेष फोकस करते हुए तैयारी करना, आराम से काम हो जाएगा। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब देखो 2-3 साल पहले, यानी 2023 और 24 के पहले ज्योग्राफी से ना के बराबर क्वेश्चन आते थे, 3-4-5 क्वेश्चन आते थे। अब ज्योग्राफी का पोर्शन बढ़ा के 11 से 15 के बीच में किया है। अब इसमें वही बताया ना, ज्योग्राफिक महत्व के, जैसे पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था 2 देशों के बारे में, नदियों के बारे में, है ना। तो जो आपका फिजिकल ज्योग्राफी है, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों से कम 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी को तैयार करना। सोशल, अब सोशल ज्योग्राफी में जैसे तुम्हारा आ जाएगा, सोशल ज्योग्राफी में आ जाएगा तुम्हारा गरीबी आ जाएगा, और एग्रीकल्चर क्षेत्र आ जाएगा, भारत में भूमि सुधारों के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी, है ना। जो इकोनॉमिक सेक्टर में है वो भी पूछ लिया जाएगा, इकोनॉमिक्स वगैरह में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, प्रमुख नदियों के बारे में, उनकी सहायक नदियों के बारे में, उत्तर से निकलती हैं, दक्षिण से निकलती हैं, दाएं बहती हैं, बाएं बहती हैं, बहुत टाइप की। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कक्षा 11 और 12 की एनसीईआरटी आप सिर्फ कर लो, ठीक है। मैंने तो यही किया था प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए, कक्षा 11-12 की एनसीईआरटी से बेहतर कुछ नहीं है, है ना। 10-12 क्वेश्चन अगर इस टॉपिक में अगर बहुत अच्छा नहीं आता तो आपको क्या करना है, बैलेंस अप्रोच लेके चलनी है ना। और यूपीएससी सिर्फ आपका मेंटल कैलिबर नहीं देखता, ठीक है, कि आपने सब कुछ किया है कि नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हैं, अलर्टनेस भी जरूरी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको कॉमन सेंस यूज करके काम हो सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस के दौरान मिलेंगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू एटसेट्रा। अब देखो, मैंने पिछली कई क्लासेज ली हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पॉलिटी के कराए हैं। मैंने जनरली देखा है कि भारत के संविधान की विकास यात्रा, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, और संविधान की प्रमुख विशेषताओं से, मौलिक अधिकार, फंडामेंट और डीपीएसपी, मूल कर्तव्यों के साथ संघ की, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका के बारे में से, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से, राष्ट्रपति, राज्यपाल से, पंचायती राज में 2 प्रमुख एक्ट हैं, जैसे एक पेशा एक्ट है और एक वन अधिकार संरक्षण अधिनियम है SC/ST का। केंद्र राज्य संबंध जनरली पूछता नहीं है, अनुसूचित जातीय क्षेत्र, स्थानीय स्वशासन, और 2-3 और आयोग और परिषद, अधिकरण वगैरह, कुछ आपात उपबंधों के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों से जाता नहीं है, संविधान संशोधन पूछ सकता है। और इस समय भारत में निर्वाचन आयोग को लेकर के, उसकी भूमिकाओं को लेकर के कुछ बहुत सारी संवैधानिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो या अदर कोई इंस्टीट्यूशन है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो नो डाउट कम से कम 20, अगर हम अन्य अदर सोर्सेज पे जाएं तो कम से कम 20 चैप्टर ऐसे हैं जहां पे क्वेश्चन हमेशा पूछता है यूपीएससी, ठीक है। और लगभग 18 से 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगेन वो सिंपल टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी हमने पिछली क्लास में बताई थी, उसको जाकर के देख लेना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कहाँ पर हमें कितना फोकस करना है। ओके, तो ये 4 चीजें हो गई। अब इन 4 चीजों से लगभग 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 50-55 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको बहुत ढंग से समझना है आपको। उसके बाद
थर्ड में आ गया इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव वगैरह, यानी बहुत सारे स्कीम्स बारे में। अब बहुत सारे लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था का जो बेसिक तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था का बेसिक अगर नहीं पता है, राष्ट्रीय आय की गणना करना आपको नहीं पता है, जीडीपी जीएनपी में अंतर नहीं पड़ता है, तो भगवान आपका मालिक है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहां पर हम फोकस करके काम कर सकते हैं, जैसे मुद्रा बाजार, बैंकिंग, मुद्रास्फीति, व्यापार चक्र, ठीक है, बेरोजगारी है, खाद्य सुरक्षा है, और नीति आयोग के बारे में है, आर्थिक नियोजन है, ठीक है, निवेश मॉडल हैं, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन और समूह समझौते वगैरह हैं। डेमोग्राफ से क्वेश्चन कम से कम पूछता है, और एक और है राजकोषीय नीति और कर संरचना। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर हम ज़्यादातर फोकस करके, करीब 10 मुद्दे ऐसे हैं जहां पर हम ज़्यादातर काम करके अपना समय निकाल सकते हैं। दूसरा, एक विन 25 सीरीज चलेगी मृणाल सर की, ठीक है, मृणाल पटेल अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं, उनका अपना भी है, चैनल भी है, तो वहाँ पर आपको उनके अनअकैडमी के पेज पे आपको ये मिल जाएगी क्लास। बहुत सिंपल सी है, करंट अफेयर्स का बढ़िया से रिवीजन करा देंगे, बेसिक बढ़िया आपका क्लियर हो जाएगा। बशर्ते इनके ये देखने का एक इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसके पहले आपको बेसिक इकोनॉमी पता होनी चाहिए, आपको सारी समझ आनी चाहिए, है ना। जैसे एनबीएफसी वगैरह है, मुद्रा वगैरह, मुद्रा बैंकिंग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंपल टाइप की चीज़ें हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाने हैं, और रटने के चक्कर में नहीं पढ़ना। बहुत सारे लोग होंगे कि यार कुछ नहीं होगा तो रट डालेंगे हम, भैया रट डालो, एक क्वेश्चन हो तो रट डालो, एक टॉपिक हो तो रट डालो, ठीक है। अगर ठीक से जोड़ोगे ना, इन पूरे सब्जेक्ट में कम से कम 70-80 और इससे भी ऊपर, ये मान के चलो 120 कम से कम चैप्टर्स होंगे, जहां पर कम से कम 1,20,000 क्वेश्चन सीधे सीधे बन रहे होंगे। तो वहां पर कितने क्वेश्चन आप रट डालोगे, कितने कॉन्सेप्ट रटोगे, समझना है आपको सब्जेक्ट को। और दूसरा देखो, प्रीलिम्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है, हमारा प्रीलिम्स क्यों नहीं होता, ठीक है। प्रीलिम्स ना होना, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है जानते हो, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ पीवाईक्यू और एमसीक्यू के भरोसे बैठ जाएंगे कि नहीं भैया मुझे तो सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं और एमसीक्यू करने हैं, बाकी हमको कुछ नहीं करना है, चाहे हमारा हो या ना हो, बस इतना ही करते रह जाएंगे, और वहां पर तुक्का मार लेंगे। जब तुक्का मारने का नंबर आता है तो हवा निकल जाती है, ठीक है। तो ये सब नहीं करना है, ये क्या नहीं करना है। और एक चीज मैं बता देता हूं आपको, हाँ, तो ये सारी चीजें नहीं करनी है, सिर्फ पीवाईक्यू के भरोसे नहीं जाना, सिर्फ एमसीक्यू के भरोसे नहीं जाना, सिर्फ टेस्ट सीरीज के भरोसे नहीं जाना, प्रॉपर अपने सिलेबस का रिवीजन करना है आपको ढंग से, है ना। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, पढ़ा है कि नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो 1-2 महीने तैयारी करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठाओ, करके देखो। अगर आपके 30-35 क्वेश्चन सही हो रहे हैं इतना करने के बाद घर में बैठ के, तो ये मान के चलिए आपको पेपर देना चाहिए, अन्यथा इस बार ड्रॉप करो, नेक्स्ट टाइम देना। सिंपल सा फंडा है। अगर अपने आप को जज करना है कि हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, तो सबसे बढ़िया काम होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आराम से 2 घंटे के अंदर देखते हैं हम कितना कर सकते हैं, सारी एबिलिटी उसमें लगा लो, सारी चीज़ें कर लो, है ना। और जब लगे कि नहीं हमारा हो रहा है तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये हो गया इकोनॉमी वाला प्रोस्पेक्ट। तो इसमें जनरली 20 चैप्टर हैं, 20 चैप्टर में करीब 12 चैप्टर से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मान के चलो 15-20 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। उसके बाद जनरल इशू ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल इकोलॉजी। अब इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज वगैरह, ये भैया अपने आप में बड़ा सवाल है कि भैया यूपीएससी ये क्यों पूछता है, यूपीएससी को क्या ज़रूरत है। अब पेरिस करार होने से कुछ नहीं होगा जब तक रसिया हमास और ये सब युद्ध पे, भाई देखो, आप एनवायरनमेंट बचाना चाहते हो, लेकिन 2 देश आपस में भिड़ गए हैं, आप उनको दबा के हथियार सप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे कैसे बचेगा, नहीं बचेगा ना। तो उनके लिए कायदे से प्रयास करने पड़ेंगे। तो वही है, हम पढ़ ही रहे हैं, बाकी कर तो कुछ रहे नहीं, सरकारें अपने स्तर पर जो कर पाए तो कर पाए, हमें बैठे हम तो कूड़ा फैलाएंगे। अब देखो, अब इसमें जो मूलभूत चीजें हैं ना, अब जैसे पारिस्थितिकी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, जैवमंडल बायोम के बारे में, पर्यावरण से रिलेटेड कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, और
उसके बाद पर्यावरणीय प्रदूषण वाला चैप्टर देखना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है भारत में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कितनी पहले चल रही हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में, और भारत में जैव विविधता और उसके संरक्षण के लिए क्या किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। जलवायु परिवर्तन से संबंधित विभिन्न प्रकार के संगठन हैं, सम्मेलन हैं, उनके बारे में आपको समझना है। रिसेंट में अगर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई हो, चाहे वो क्वेटो हो, बाली प्रोटोकॉल हो, ठीक है, या फिर बहुत सारे संगठनों का गठन हो, IUCN वगैरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जलवायु परिवर्तन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ओजोन डिप्लीकेशन और अम्लीकरण, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, मृदा, ये कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, इकोनॉमी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, जैसे गरीबी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी मिलेगा और साइंस में भी मिलेगा, थोड़ा बहुत इतिहास में भी मिल जाएगा। मृदा की बात करें तो मृदा एनवायरनमेंट में भी मिल जाएगा, इकोनॉमी में भी मिल जाएगा, और ज्योग्राफी में तो मिलेगा। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा, उसके बाद इकोनॉमी में भी मिलेगा, और उसमें क्लाइमेट एनवायरनमेंट में भी मिलेगा, एनवायरनमेंट वाले में। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियां और संगठन के बारे में, और पर्यावरण प्रदूषण, उसके कानूनों के बारे में, विभिन्न प्रकार के जो सम्मेलन चल रहे हैं उनके बारे में। हालांकि मैं क्या कर रहा हूँ, PYQ सीरीज में चला रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज चला रहा हूँ, लगभग 10 सालों की। मोटे मोटे मैं टॉपिक भी बताता जाता हूँ, है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके मैं आंसर भी आपको बताता जाता हूँ, और टॉपिक मेरा PYQ कराने का मेरा मेन मोटिव है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दूसरा, कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं, क्या सीरीज फॉलो कर रहा है UPSC, या फिर ऐसे ही अवई झोंके दे रहा है ना, तो ये करना है। उसके बाद जनरल साइंस में फिजिक्स से ना के बराबर, केमिस्ट्री से ना के बराबर, बायो से क्वेश्चन ठीक आते हैं, और वो भी टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये आपका GS हो गया। अगर 45 से 50 क्वेश्चन आप सही कर ले जाते हैं तो 100% मान के चलिए आपका प्रीलिम्स कोई रोक नहीं सकता। फिर कट ऑफ वेरी करती है। कट ऑफ किस पे वेरी करती है कि भैया क्या होगा, पेपर कैसा था, इजी था, टफ था, पढ़े हुए टॉपिक आए, क्या UPSC ने पैटर्न चेंज किया, इस तरह की बातों पर कट ऑफ मैटर करती है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतनी सारी चीज़ें करनी है, यही अंतिम है, और इसके अलावा कुछ है नहीं। बाकी अपने मन से जो करना चाहो कर सकते हो। सेकंड पेपर हिंदी माध्यम के लिए जो सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा नुकसान पहुंचाता है वो UPSC का सेकंड पेपर है, जिसको हम CSET के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब ये क्यों है, क्योंकि इसकी प्रकृति ही है, इसमें 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें 27 ही सही करने हैं। अब देखो UPSC ना कहता है कि तुम डाल हम पात, कि भैया तुम चाहे जो कर लो, हम चाहेंगे तो आप पास हो गए, हम चाहेंगे तो आप फेल हो गए। UPSC कहता है बेसिक न्यूमरेसी के क्वेश्चन पूछेंगे हम, क्लास 10th लेवल। लेकिन 2023 का पेपर उठा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मैथ का स्टैंडर्ड क्या है, कैट मैट वालों का फेल कर रहा है UPSC, है ना। तो कुल मिला के देखो, इसमें 3 चीजें पूछनी है UPSC ने, हैं तो बहुत सारी चीजें, करीब 7-8 टॉपिक हैं, लेकिन UPSC मोस्टली 2015 के बाद से लगातार सिर्फ 3 टॉपिक पूछ रहा है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी अपठित गद्यांश जिसको कहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लगभग 26 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक पूछता है UPSC हर साल। 26 से 30 क्वेश्चन तक पूछता है। हिंदी माध्यम वाले क्या करते हैं, सिर्फ PYQ सॉल्व करते हैं, कुछ नहीं करना है उनको। वो सिर्फ कहते हैं कि हम PYQ सॉल्व करेंगे और महीने के लास्ट में हम इसको रखेंगे। तब तक लेट हो चुकी होती है, जब महीने का लास्ट आता है तो ये कहते हैं कि चलो 2-4 पेपर कर लो। इस पे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे अगर CSET को क्लियर करना है, रिगरस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रिगरस प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आपको शब्दों को भी समझना होगा, विशदीकरण क्या होता है अगर आप हिंदी माध्यम से, शुद्ध हिंदी माध्यम से हैं, तर्क संगत क्या होता है, तर्क संगत निष्कर्ष क्या होता है, पूर्व धारणा यानी एजम्पशन क्या होता है, रैशनल क्या होता है, विवेकपूर्ण मुख्य विचार क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना आसान नहीं होता। आपको वहां लगता है कि नहीं यही सही है, यही सही है, और उसी में टिक करके आते हो, UPSC दूसरा क्वेश्चन मार्क करके देती है कि भैया ये सही नहीं, ये सही था, और आपकी हवा उड़ जाती है।
तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को केयरफुली पर डे प्रैक्टिस में लाइए। पहले चीज तो आपके 4 महीने एग्जाम के बचे हुए हैं, तो ये मान के चलिए इन 4 महीनों में कम से कम 40 घंटे आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो देनी है। पर डे 1 घंटे के हिसाब से ले लो, 40-50 घंटे आप इस सब्जेक्ट टॉपिक को दे दोगे तो ये मान लो 20 क्वेश्चन तो आपके यहाँ से सही हो सकते हैं। हो जाएंगे नहीं, हो सकते हैं। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, इसके सवाल पीसीएस में तो बहुत पूछता है, लेकिन यूपीएससी ने इस पे सवाल 2-3 सालों से नहीं पूछा है, तो छोड़ो इसको। कम्युनिकेशन का इसका मतलब संप्रेषण क्षमता है, इंटरपर्सनल स्किल है ना, तो उनके बारे में क्या चीज़ें सही है। इसमें क्या है ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बाकी सब में नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, रीजनिंग के लगभग 17-18 सवाल हर साल पूछे जाते हैं। अगर कोई बंदा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग के बलबूते अगर बैठ जाए एग्जाम में, तो एग्जाम क्लियर कर सकता है। 10-12-15 क्वेश्चन आप कर लो उससे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, 10-15 क्वेश्चन आप निकाल लो लॉजिकल रीजनिंग वगैरह से। तो ये मान के चलिए आप कहीं ना कहीं आपका बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन रिस्क नहीं लेना है। अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा काम करना है, कॉम्प्रिहेंशन पे फोकस करना है, इस पे लॉजिकल रीजनिंग एनालिटिकल एबिलिटी पर फोकस करना है खासकर। पजल हो गया, स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, सिलोगिज्म हो गया, वेन डायग्राम, रियलाइजेशन, ये बहुत सिंपल से टॉपिक हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा प्रयास करके, करीब 7-8 टॉपिक हैं, है ना, जहाँ पर आप थोड़ा काम करके अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, तो इसको कर लेना। उसके बाद डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, इससे भी यूपीएससी ने पिछले 3-4 सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये टॉपिक, दोनों टॉपिक हैं इंटरपर्सनल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, इन क्वेश्चंस में निगेटिव मार्किंग नहीं थी। बाकी कॉम्प्रिहेंशन में होती है, रीजनिंग में होती है, मैथ में होती है, लेकिन इनमें नहीं होती है। जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमरेसी, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लगभग 25 क्वेश्चन से 30 क्वेश्चन के आसपास मैथ से पूछा जाता है। अब देखो मैथ में क्या करना है, एक देखो सिंपल सा सिस्टम बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, डाटा सफिशिएंसी, डीआई, एलसीएम, एचसीएफ और हाँ, ये 5-6 टॉपिक हैं जहां पर आप थोड़ा सा काम कर लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। अगर 5 क्वेश्चन मैथ में, 5 से 7 क्वेश्चन अगर सही कर ले गए ना, तो 20 क्वेश्चन तो रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से सही कर ही ले जाओगे। और इसमें करने कितने हैं, 45-50 क्वेश्चन तक आपको करने हैं, सिर्फ इतने ही। इतने क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 33-34 क्वेश्चन सही करने हैं, बस इतना याद रखना। अब कुछ बात समझ में आ गई ना, तो ये करना है आपको। नोट क्या है, पेपर सेकंड सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल बी क्वालिफाइंग पेपर है। क्वालिफाइंग का मतलब 33% नंबर आपको लाने ही है। नोट 2, द क्वेश्चन विल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव चॉइस, मतलब क्या है ना कि अगर मान लिया क्वेश्चन पूछा, 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, तो उसके विकल्प ABCD के रूप में होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, मेंस की तरह डिस्क्रिप्टिव तो होता नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप में एक क्वेश्चन आपको सही करना है। उसके बाद क्या है, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट अपीयर बोथ द पेपर ऑफ सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, यानी ये मैंडेटरी है, ऐच्छिक नहीं है कि आप सिर्फ एक पेपर दें दूसरा ना दें। अगर आपने एक पेपर दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट, अगर आपने पेपर नहीं दिया तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता है। आपने फॉर्म भरा फिर पेपर देने नहीं गए तो अटेम्प्ट आपका काउंट नहीं होगा, लेकिन एक भी पेपर में आपकी प्रेजेंट हो गए तो ये मान के चलो आपका अटेम्प्ट एक खत्म हो गया। तो याद रखना है, आप फॉर्म भर दो ठीक है, पेपर नहीं देने जाने का मन है, चलो उस समय देखेंगे कि आपकी तैयारी अच्छी है नहीं है, आपका मेंटल स्तर कैसा है, आप एग्जाम देने लायक है नहीं है, आपकी तैयारी अच्छी है कि नहीं, तब उस समय देख लेंगे। अभी फिलहाल फॉर्म भर दो, है ना, तो उस समय क्या करेंगे ना, हम डिसाइड कर लेंगे पेपर देना है नहीं देना है। अभी क्या है ना, यूपीएससी में फॉर्म भर देने से आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अटेम्प्ट तब काउंट होता है जब आप एग्जाम भवन में जाकर कोई एक पेपर अटेंड करते हैं। कोई एक पेपर भी अटेंड कर लिया तो आपका एक अटेम्प्ट गया, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फॉर द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन दोनों जरूरी हैं। देयरफॉर कैंडिडेट विल बी डिस्क्वालिफाइड इन केस ही इज डज नॉट अपीयर बोथ द पेपर सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि अगर दोनों पेपर में कोई व्यक्ति अपीयर नहीं होता है,
दोनों में से किसी एक पेपर को दे करके बाकी बाहर निकल आता है तो उसका पेपर चाहे जितना अच्छा हो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम में। ओके, तो ये है आपका। तो अब क्या करना है आपको, चाहे आप सर्विस करते हो, ठीक है, सर्विस करते हो या घर में हो या रेंट पे रहते हो, तो आपको करना है कम से कम 6 से 8 घंटे रेगुलर स्टडी करनी है। अभी आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट और थोड़ा सा राइटिंग वाला पोर्शन लेके चल सकते हैं, ठीक है, अभी कर सकते हैं लगभग फरवरी तक, ठीक है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो प्रीलिम्स को तैयार करना स्टार्ट कर दें, राइटिंग स्पीड बाद में बना लेंगे। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप तैयारी करते रहें और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट की राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह, ऐसे पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा प्रीलिम्स नहीं होगा, 2-3 महीने में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो अभी से काम करना शुरू कर दें प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि 4 महीने के आसपास बचा हुआ है। मोटा मोटा मैं 4 महीने ही मान के चलता हूँ, क्योंकि होली की छुट्टी होगी, 26 जनवरी है, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, कभी गर्मी, कहीं आप बीमार हुए, कहीं कुछ हुए, तो लगभग मैं 110 से 115 दिन मान के चलता हूँ। इतने ही दिन आपको तैयारी करनी है। तो वीकली अपने स्लॉट बनाइए टाइम के, और वीक में कितना आपको अचीव करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। टाइम टेबल को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बुकलेट कौन सी करनी है वो सारी चीज़ें हम बता चुके हैं। बहुत केयरफुली, बहुत ध्यानपूर्वक चीज़ों को करना है। जहाँ पर लगे कि नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा है तो तुरंत पूछना है। ओके, आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या कमेंट के माध्यम से, या ईमेल इसमें है उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। जब आपको लगे कि नहीं हमें चीज़ें और थोड़ा नीट एंड क्लीन चाहिए, थोड़ा स्पष्टता का अभाव है, तो वो बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। बाकी जहाँ दिक्कत आपको समझ में बताना है, हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।